4 फेजेस की जो स्टार्ट होते हैं सी के साथ। हम वुमेन की लाइफ में जो पहला फेज होता है वो होता है, पर मुझे सिर्फ डर एक ही बात का है, जानवर भी है ना वो भी चिढ़ के आपके ऊपर अटैक करेगा। ऐसा हो गया था कि जैसे कहते हैं ना बागी हो जाना, फिर जब धीरे धीरे देखने लगे कि हर चीज पे ही रिएक्शन इतना गलत आता है, ऐसे पेन में रहकर आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी शार्प नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज कॉफ़ी पीते पीते मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे वुमेन के लाइफ में आने वाले उन 4 फेजेस की जो स्टार्ट होते हैं सी के साथ। 4 फेज लेकिन स्टार्ट होंगे चारों के चारों सी के साथ। मैं पहला फेज बोलूँगी, उसके बारे में बात करूँगी और आपने अगला फेज तब तक सोचना है कि क्या हो सकता है। तो वैसे कहते हैं ना कि लाइफ में हमारे 4 स्टेजेस आती हैं। बचपन होता है, लड़कपन होता है, फिर मिडिल एज आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो अभी हम लोग, अगर आप मेरी एज के हैं तो हम मिडिल एज में चल रहे हैं ना। तो मिडिल एज में चलते चलते 4 फेजेस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ के। आप ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सोचना, विचार करना कि आप इस वक्त लाइफ के कौन से फेज़ में हो सकता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा आगे हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस फेज़ में आज हम पहुंच गए हैं उससे आगे कुछ और नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ऑब्वियसली और भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप 5th फेज़ भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फेज़ के साथ। तो पहला फेज़ जो हम सबकी लाइफ में, स्पेशली मैं हमेशा वुमेन की बात करती हूँ तो वुमेन की ही बात करूँगी आज भी, कि हम वुमेन की लाइफ में जो पहला फेज़ होता है वो होता है कंट्रोल्ड फेज़, जिसमें हम अपना ये भी कह सकते हैं कि शादी से पहले वाला फेज़ हो या बाद वाला हो, उसमें हम थोड़ा भी कह सकते हैं, बहुत भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ जो थी वो कंट्रोल्ड थी। हमारा अपना उसमें कुछ नहीं था, हमको ठीक से सोचना नहीं आता था, हमको ठीक से बात करना नहीं आता था, ऐसा मानना था जो हमारे आसपास के लोग थे उनका, कि हमें कुछ नहीं पता। 4 लोग आए हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है वो ही हमको बताएंगे। कौन से कपड़े पहनने हैं किस किरदार में आने के बाद वही हमको बताएंगे। कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, अच्छा रिश्तेदारी में किन से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है, वही हमको बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ वो हमको बताते थे कि हमको क्या करना है। अगर हम उसके बीच में कुछ बात उनकी काटते थे या ऐसा कुछ बोलते थे कि नहीं क्या हो जाए अगर हम ऐसा कर लेंगे, तो उसमें फिर नाराज़ हो जाना, मतलब खुद ही 4 बातें सुनाना और खुद ही फिर हमसे नाराज़ हो जाना, ताकि हम उनके पीछे पीछे घूमते रहे उनको मनाने के लिए कि काश वो हमसे बात कर ले। तो आपको वो हर रिचुअल फॉलो करना है जो उनको लगता है कि बिल्कुल सही है, चाहे उसमें आपको 1% भी कुछ सही नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी आपको वो फॉलो करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सही क्या है। आप किसी गाँव से आई हैं, छोटे टाउन से आई हैं, तो बड़े शहर के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को ड्रेसअप करने की कोशिश करती हैं, कि अपने आपको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करती हैं, तो भी आपका मजाक बनाना, अलग अलग तरह से ये फील करवाना कि कैसे तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है कि तुम यहाँ पे आ गई हो, इतने बड़े शहर में आ गई हो, या कुछ भी। मतलब ऐसा लड़कियों को जो गांव से आती हैं, छोटे टाउन से आती हैं, उनको बहुत तरह की चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं कंट्रोल्ड लाइफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पर आपका जो ये होता है बंद हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। आज हम कहते हैं हमारी बेटियों की उम्र जो है वो 27, 28, 29 साल में जाके शादियाँ करती हैं। क्यों लड़कियाँ इतनी मेच्योर होकर शादी करना चाह रही हैं? क्योंकि वो कंट्रोल्ड लाइफ पसंद नहीं करेंगी। ऑब्वियसली इस एज में आके तो कौन कंट्रोल होना पसंद करेगा, है ना। तो वो छोटी उम्र में शादियां हो जानी और फिर कंट्रोल्ड लाइफ हम सब ने ही जी है। ये सबकी स्टोरी है, सबकी कहानी है। हो सकता है उस कहानी के किरदार थोड़े इधर उधर हों, बदली हो सकता है कि सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्टोरी है वो सेम ही है, कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसा था कि लाइफ तो अपनी है, सांस तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे सारे डिसीजंस जो हैं, हमारा एक एक कदम कोई और डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है। फिर आता है सेकंड फेज जो आता है करेज। एक तो होता है कंट्रोल्ड फेज। कंट्रोल कहते हैं ना कि आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं किसी को रख सकते, चाहे जानवर भी है ना वो भी चिढ़ के आपके ऊपर अटैक करेगा, छोटा बच्चा भी है ना उसको भी आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ बदतमीजी करने पे आएगा। चाहे कोई भी है, इंसान है, जानवर है, वो अपना डर खत्म करने पे आता है तो डर खत्म हो ही जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एक हौसला आता है, वो होता है हमारा करेज वाला सेकंड सी, हमारा करेज वाला फेज, जिसमें कहीं ना कहीं हम ऐसी स्ट्रेंथ फील करते हैं, चाहे हम एक्सपीरियंस के थ्रू कह लें या एज के थ्रू कह लें या
फाइनेंशियली कोई आप इंडिपेंडेंट हो गए हो या कोई सपोर्ट आपको कहीं से मिला है, तो अपने अंदर आप एक ऐसी स्ट्रेंथ फील करोगे जहाँ पे गलत फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता, फिर आप गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना शुरू कर देते हो, जहाँ आपको बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई आपके बारे में अब क्या सोचेगा या पीछे आपके बातें करेगा या आगे आपको कुछ बोल देगा या आपसे नाराज ही हो जाएगा। फिर उनका नाराज होना भी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ डर तब तक होता है जब तक उस डर को आप फील करते हो। द मोमेंट यू डिसाइड कि अब उस डर के आगे खड़े हो जाना है मुझे, तो वो जो आपको डर दिखाया जा रहा था वो डर अपने आप ही भाग जाता है। तो वो वाला करेज वाला जो फेज था वो उसमें ऐसा हो गया था कि जैसे कहते हैं ना बागी हो जाना, कि अब तो वो सब करना है जिसको करने के लिए तुम हमेशा मुझे रोकते रहे। जो भी चीज़ें क्योंकि डर खत्म हो गया ना, अब फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम नाराज़ हो जाओगे या तुम कुछ और गलत मलत बोलोगे या हमारे पीठ पीछे बातें करोगे या लोगों के सामने हमारा इंप्रेशन खराब करोगे। उन चीज़ों के डर खत्म हो गए, वो सब करना शुरू कर दिया जिनको जो करने से आपको रोका जाता था, है ना। तो एक टाइम था आप कंट्रोल्ड फेस में थे, अपने हस्बैंड के साथ भी कहीं बाहर जाने में आपको थोड़ी झिझक होती थी, थोड़ा डर लगता था। इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि पीछे से जो हमारे बुजुर्ग होते हैं थोड़ा सा मुंह बनाना उनकी आदत होती है कि अगर बेटा बहू दोनों घूमने कहीं बाहर गए हैं तो जैसे वो वापस आते हैं तो उनके बड़ों के बुजुर्गों के मुंह बने होते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्यों बना के बैठे हैं। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटा बहू जो है वो कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग खुश हैं। तो उन चीज़ों से आपको खुशी नहीं होती, उन चीज़ों से बल्कि आप और ज़्यादा नाराज़ होके एक्चुअल जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आप दिखाते हो। पर फिर जब कंट्रोल्ड फेज में थे तब इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, लेकिन जब करेज वाला फेस आया तो फिर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। कंट्रोल्ड फेज में और जो करेजियस फेज था उसमें डिफरेंस ये था कि कंट्रोल्ड फेज में हर चीज़ बताते थे, कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले, कुछ पहनने से पहले भी दिखाते थे। शॉपिंग करके आना तो भी आके दिखाना कि हम ये लेके आए वो। फिर जब धीरे धीरे देखने लगे कि हर चीज़ पे ही रिएक्शन इतना गलत आता है, कुछ भी करने के लिए पूछो तो ऐसा एक्साइटमेंट वाला जब होता है ना कि बच्चा आपसे कुछ शेयर कर रहा है, आपको थोड़ा ऐसे खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी कभी नज़र नहीं आती थी फेस पे। तो जो करेज वाला फेस आया उसमें फिर सब चीज़ें ये बंद कर दी, पूछना बंद कर दिया। फिर आप शॉपिंग से आते हो, आप दिखाना भी बंद कर देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसा नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं अपने बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे बदल गए हैं। बच्चे नहीं बदले होते, हमारे रिएक्शंस ने उनमें वो चेंज लाया होता है, क्योंकि हमारे रिएक्शंस इतने गलत होते हैं कि धीरे धीरे, और वो एक बार में नहीं होता कि हमने एक बार रिएक्ट किया तो बच्चा बदल गया। हम बार बार वो चीज़ें रिपीट पे करते हैं तो बच्चे हमसे फिर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो दिखाना, वो चीज़ें एक्साइटमेंट अपनी दिखानी बंद कर देते हैं। तो फिर हमको लगता है कि नहीं, ये बच्चे चेंज हो गए हैं। तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ, अगर मुझे अपने बच्चों के बिहेवियर में कुछ ऐसा वियर्ड सा लगता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं है। मतलब मैं अपना योगदान नहीं देना चाहती उनकी लाइफ के किसी भी ऐसे पार्ट में जिससे वो अपसेट हो जाएं या डिसअपॉइंट हो जाएं या एम्बैरस फील करें, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो मैं सोचती हूँ हमेशा कि मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए। उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड फेज, थर्ड सी जो है वो है कंप्लेंट। तो पहला आ गया आपका कंट्रोल्ड, दूसरा आ गया आपका करेजियस फेज जिसमें करेज आपको बहुत आ जाता है, तीसरा आ जाता है आपका कंप्लेंट मोड। अच्छा, अब आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके दिखा दिया, अब आप में इतना हौसला आ चुका कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। उनको आपकी किसी चीज़ से अगर खुशी हो रही है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर वो तकलीफ़ में है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कि आपको जो करना है, जो आपको सही लग रहा है, मतलब ऐसा सही जो कल को आपको गिल्ट में न लेके आए, रिग्रेट ना करवाए कि मैंने कुछ गलत कर दिया, वो वाला सही। तो वो वाला सही अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। तो फिर उसके बाद आप कंप्लेंट मोड पे आते हो, क्योंकि अभी भी दिल बहुत भारी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा रही। मैं कई बार बात करती हूँ ना, जैसे 28, 29, 30 साल की लड़कियाँ हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करती हैं, अपनी चीज़ें बताती हैं, तो वो उस फेज से निकल चुकी हैं बेशक, मतलब वो अपना हौसला कर चुके हैं, अब जवाब देना भी शुरू कर दिया गलत के खिलाफ, अपने हिसाब से चलना भी शुरू कर दिया, सब चीज़ें अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन स्टिल वो ये पेन फील करती हैं कि मैम हमसे वो भुलाया ही नहीं जाता। वो पास्ट जो उन्होंने हमारे साथ किया उसकी ज़रूरत नहीं थी, इतना एक्सट्रीम जाकर वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। अननेसेसरली हमको इतना ज़्यादा कंट्रोल करने और बाउंड करने की कोशिश की गई कि अब वो चीज़ें भूलती ही नहीं है, कि चेहरे देखना भी गवारा नहीं होता, मतलब रहना पड़ता है, रहते हैं और वो सब चीज़ें भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ भुला नहीं पा रहे।
कुछ भी हो हमारे लिए, अगर आप अच्छा भी करते हैं, अब अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, तो भी उन्होंने जो पास्ट में हमारे साथ किया था ना, वो पहले याद आ जाता है। फिर उनका ये वाला जो किया है ना, वो आर्टिफिशियल लगता है। वो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आप एक्टिंग कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, आपके अंदर हमारे लिए वैसे भी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि इस टाइम हम कंप्लेंट मोड पे होते हैं, और कंप्लेंट मोड हमारा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं रहता है मेमोरी में। चाहे आप कोशिश करते हो डिस्ट्रैक्ट करने की खुद को और चीज़ों में बिजी करने की, लेकिन स्टिल फिर भी वो यादें कभी भी निकलती नहीं हैं कि कैसे किसी ने आपकी लाइफ का एक लंबा अरसा जो है बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया वो टाइम। बट कंप्लेंट मोड पे आके फिर वही आप हर चीज़ में कंप्लेंट करना शुरू कर देते हो। और इवन कि आप अपने साथ वो बातें करते हो, आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, इवन कि आप उनके साथ भी, उनको भी जिन्होंने आपके साथ की हैं वो चीज़ें, उनको भी आप डायरेक्टली बोल देते हो। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, किसी और की बात चल रही होती है, तो आप उनको सुनाने से पीछे नहीं हटते, ग्रेज नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको सुना देते हो कि आपने भी तो ऐसा किया था, आपने हमारे साथ ये किया था। चाहे वो उस मोमेंट पे फिर चुप कर जाते हैं, उनको पता है, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत की। कई बार वो उस चीज़ पर पर्दा डालने की भी कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन वो कंप्लेंट मोड जो है वो आपका, वो बहुत लंबा चलता है। फिर भी मैं बार बार उन लड़कियों को यही समझाती हूँ कि इस कंप्लेंट मोड पे ना, जितनी तकलीफ आप सामने वाले को देने की कोशिश करते हो ना, उससे ज़्यादा तकलीफ आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हो। तो ये जितना जल्दी, ये करना ही पड़ेगा, और होगा ही एक दिन। आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली भी होगा, क्योंकि आप खुद थक जाओगे। मैंने जब जर्नल लिखना शुरू किया था तो मैं एक्सट्रीम कंप्लेंट मोड पे थी। 1-1.5 साल तो मेरे जर्नल में यही सब था, वही लिख रही थी। हर एक मोमेंट को, कोई दिन याद आता था, कोई घड़ी याद आती थी, सिचुएशन याद आती थी, अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ वो याद आता था, पार्शल चीज़ें होती थी जो, वो सब याद आती थी। वो सब मैं उस डायरी में लिखती थी, लिखती गई। ऐसा लग रहा था कि लिखती जा रही हूँ जर्नल, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अंदर जैसे कि इतना भर रखा है कि कितना भी लिख रही हूँ फिर भी खाली ही नहीं होने पे आ रहा, इतना कुछ था। पर थैंकफुली, मतलब मैं ये कहूँगी कि अच्छा हुआ कि मैंने जर्नल लिखना शुरू किया, और ये इतनी बड़ी हेल्प है कि आप एक टाइम पे आके ख़त्म कर देते हो सब। हर एक सिचुएशन, हर एक तकलीफ, हर एक पेन जो आपने फील किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो सब आपने लिख डाला। फिर उसको पढ़ने की कोशिश करो। और मैंने यही किया था। मैंने हमेशा वो यही बोला ना कि आप कहते को इम्प्रूव कैसे करना है या कैसे जर्नल लिखना है। मैं लिखती थी और पढ़ती थी। फिर सब लोग, ये किसी ने मेरे को लिखा था कि हम जर्नल लिखते हैं फिर हम पढ़ते तो है नहीं, तो उसका फ़ायदा, पढ़ना चाहिए। स्पेशली जब आप नेगेटिव मोड पे होते हो या कंप्लेंट मोड पे होते हो, तब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि आप जो लिख रहे हो वो आपको खुद भी पसंद नहीं आ रहा। आप खुद इतने ज़्यादा पेन में हो उसमें, और ऐसे पेन में रहकर आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी शार्प नहीं कर सकते। फिर आप अपना लिखने का तरीका चेंज करना शुरू करते हो, और ये होता है आपका टर्निंग पॉइंट। देखो, कंप्लेंट लिखी आपने 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, मैं तो 1.5 साल लिख रही थी। फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा कि ये पढ़ के मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये सोचती थी कि अब मैं इतना उस पर चल रही हूँ, इतनी चीज़ें मैं लिख रही हूँ, जहन में भी बार बार लेके आती हूँ, तो इसका अब क्या फ़ायदा? क्या ये चीज़ें अब बदल जाएंगी? कुछ भी नहीं बदलता। जो टाइम निकल गया, जो सिचुएशंस निकल गई, जो किसी ने आपको बोल दिया, वो तो चीज़ें अब चेंज नहीं हो सकती ना। तो अब उनको ही लेके आगे तो मैं बढ़ नहीं सकती। ये वाला बैग जो है, ये वाला जो कंप्लेंट वाला बैग है, ये मुझे उतारना पड़ेगा, तो ही मैं अगले फेज में स्टेप इन कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वो वहाँ पे छोड़ा। फिर मेरा जर्नल जब स्टार्ट हुआ, आई थिंक 2021 में जो मैंने जर्नल स्टार्ट किया था, वो था मेरा एक्चुअल में सारी मेरी कंप्लेंट्स उस टाइम पे ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे मैंने, मतलब जो बोलना था किसी को, जो सुनानी थी चीज़ें, मैंने सुना दी थी, उसमें था। ऐसा नहीं सिचुएशंस नहीं आई उसके बाद या बिल्कुल कंप्लेंट खत्म हो गई थी। पर मैक्सिमम प्रैक्टिस मैंने 2021 में करना शुरू की थी कि कंप्लेंट नहीं लिखनी। आता था मन में, फिर मैं लिखती थी कहीं ना कहीं, पर फिर मैं उसको मिटा देती थी कि नहीं, मुझे नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। जो पढ़ा हुआ मुझे खुद को अच्छा ना लगे, वो लिख के क्या फ़ायदा। अब तो मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनैलिटी है और हर कोई अपने हिसाब से लाइफ जीता है। ये समझ में आ गया था, तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। जिसका जो कर्मा है वही करेगा। तो वो कंप्लेंट वाला मोड मेरा फिर ख़त्म होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और अब तो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका। अब मैं एक नए फेज़ में आ चुकी हूँ, और 4th फेज़ यानी कि 4th C जो है वो है काम मोड। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 2 साल
पहले मैं कह सकती हूँ कि 2 साल पहले मैंने ये सब ख़त्म कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके एक्सेप्टेंस मोड ऑन कर लिए थे अपने कि हाँ चीज़ों को एक्सेप्ट ही करके चलना है। अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, अभी ऐसा हो गया कि मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। आपको जो ठीक लगता है आप करो, पर जो मैं कर रही हूँ मुझे आप करने दो। जब भी मुझे कोई गलत कुछ बोल भी देता है, अगर मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी है तो नो आंसर ही मेरा आंसर होता है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले का ये वाला बिहेवियर है और वो इस चीज़ पे ऐसे ही एक्ट करते हैं। अब वो ऐसे एक्ट करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपको भी पता है, लेकिन अब आपने अपने रिएक्शंस में चेंज लाया है, तो अब आपने रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। काम मोड पे आके हमें बहुत सारी और चीज़ें एक्सपीरियंस करने का दिल करता है कि छोटी छोटी चीज़ों में यही फंसे रहेंगे, उससे आगे ढूंढना तो आपको ही पड़ना है कि इससे आगे क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मैं जा रही हूँ धीरे धीरे, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करते हैं। जब हम डेडिकेशन के साथ उधर जाते हैं तो अवेयर होने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो पहले नहीं होते थे। गुस्सा आ रहा है तो अवेयर हो रहे हैं, अगर किसी से नाराज़गी आ रही है मन में तो अवेयर हो रहे हैं, अगर कुछ और फील कर रहे हैं जो गलत लग रहा है वो गलत है, वो अवेयरनेस आती है कि मैं गलत सोच रही हूँ या मैं गलत कहीं कर ना लूँ, वो भी अवेयरनेस आती है। ठीक है ना। तो कुछ भी जो भी आप कर रहे होते हो, सही कर रहे हो तो सही वाइब आ जाती है। आपकी इंटेंशंस, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने इंटेंशंस पे काम करो कि आपकी इंटेंशन किसी के लिए भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो काम मोड पे आके ना तो किसी के साथ ग्रजेस रहते हैं और कंप्लेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। तो खुद को काम रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कोई और तो आपको रहने नहीं देगा। मैं सिंपल सी चीज़ जानती हूँ, क्योंकि जिनके माइंड में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, सोच चलती रहती है कुछ ना कुछ, और कुछ भी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिनकी, उनको फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और आप उनको नहीं चेंज कर सकते, वो भी आपको समझ में आता है। देखो, मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। उदय और जास्मिन को मैं कई बार बोल देती हूँ, मैं क्या, बच्चों को मोस्टली ये होता है कि कहीं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, है ना, अभी भी ना करें और बाद में भी ना, आफ्टर मैरिज भी वो ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। मैं क्या, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ। बात की तो बात ही क्या है, पर मुझे सिर्फ डर एक ही बात का है कि कहीं तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, क्योंकि मैं जो सोच के बैठी हूँ, प्लान्स तो नहीं बनाया मैंने, बट हाँ एक सोच ज़रूर है, काम लाइफ ही जीनी है, थोड़ा हो ज़्यादा हो इतना भी है सफिशेंट है। कुछ ऐसे बड़े सपने ऐसे है नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कुछ सोच के नहीं बैठी हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, अब कुछ नहीं। जो आज तक एक्सपीरियंस किया बहुत बढ़िया था, जो अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो भी बहुत बढ़िया है, आगे जो कुदरत करेगी वो भी बढ़िया ही होगा। पता नहीं दुनियादारी के पैमाने में ये चीज़ फिट होती है कि नहीं होती है जो मैं बात करती हूँ, बट मुझे लगता है कि इससे बेटर लाइफ नहीं हो सकती। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आई थिंक बढ़िया ही रहेगी आपकी लाइफ। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने हिसाब से अपने अपने कर्मा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ते रहो। चलिए, 4 फेजेस मैंने आपको बता दिया, आप कौन से फेज़ में हो आपने मुझे बताना नहीं भूलना। और अगर 5th फेज़ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे साथ शेयर भी करना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।